नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर। शुरुआत करने से पहले हम 2019 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर एक निगाह डाल लेते हैं, या सभी पार्टियों के प्रदर्शन पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु में 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें जो एनडीए था, जिसमें 4-5 पार्टियां सम्मिलित थीं, उनको सबको मिला करके केवल एक सीट मिली थी, और वो सीट मिली थी एआईएडीएमके के कैंडिडेट को। और बाकी की जो 37 सीटें थी, 38 सीटों पर चुनाव हुए थे, एक पर कैंसिल हो गया था उस समय पर। बाकी की जो 37 सीटें थी, वो 37 सीटों में सारी की सारी सीटें यूपीए को गई थी, जिसमें से डीएमके के पास 23 सीटें थी, कांग्रेस पार्टी के पास 8 थी, लेफ्ट के पास 4 थी, और एक सीट एक और वहां का दल है उसके पास थी। अगर हम इसमें वोट शेयर देखें तो डीएमके का जो वोट शेयर था वो था 33.2, कांग्रेस का था लगभग 13%, और लेफ्ट पार्टीज का था लगभग 5%। यानी कि अगर हम टोटल जोड़ें तो ये 50% से ऊपर हो जाता है इन तीन पार्टियों का। और इनके साथ कुछ और क्षेत्रीय दल थे छोटे छोटे, तो उनका मिला करके ये लगभग 53% के आसपास बनता था। इसके बाद अगर हम बीजेपी की बात करें, केवल बीजेपी की, तो बीजेपी को केवल 3.66% वोट मिले थे 2019 में तमिलनाडु में। और अगर पूरे एनडीए की बात करें, जिसमें कि एक बहुत बड़ा दल एआईएडीएमके सम्मिलित था, तो उसको मिला करके 30.57% वोट मिला था। दूसरा राज्य है तेलंगाना, जिसके जिस पे ध्यान देना जरूरी है। तो तेलंगाना में क्या था कि जो टीआरएस थी, जिसे कि अब हम बीआरएस कहते हैं, तो उसको मिला था 41.7% वोट, और उसकी सीटों की संख्या थी 9। बीजेपी को मिला था 19.7% और उसकी सीटों की संख्या थी 4। कांग्रेस को मिला था 29.8 और उसकी सीटों की संख्या थी 3। जबकि एआईएमआईएम को 2.8% वोट मिला था और एक सीट थी, वो लड़े ही एक सीट पर थे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात बीजेपी और कांग्रेस की है कि बीजेपी को सीटें 4 मिली और वोट 20% से भी नीचे मिला, जबकि कांग्रेस को सीटें 3 मिली और वोट लगभग 30% मिला। तो उसका कारण यह था कि उससे पहले बीजेपी वहां पर कोई फोर्स नहीं थी 2019 के चुनाव से पहले, और जो कांग्रेस थी वो वहां की मुख्य पार्टी थी। तो कांग्रेस में जो ढलान आया, उसका वोट प्रतिशत गिरा, उसके चलते कांग्रेस को केवल 3 सीटें मिली। और चूंकि वो वहां की मुख्य पार्टी थी, तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। वहां पे 17 सीटें हैं, तो सभी 17 सीटों पर वह चुनाव लड़ रही थी, इसलिए उसका वोट प्रतिशत तो ज्यादा रहा, लेकिन सीटें कम हो गई। बीजेपी ने कुछ फोकस्ड एरिया चुने थे, तो जिन एरियाज पे बीजेपी ने फोकस किया था, वहां पर वो अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही। तो पूरे राज्य में उसको वोट भले ही कम मिला हो, लेकिन जो सीटें उसने जीती या जिनमें वो नंबर 2 पर रही, वहीं पर वो मुख्य रूप से लड़ रही थी, बाकी केवल नाम थे। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की स्थिति इन दोनों राज्यों से बहुत अलग थी। कर्नाटक में बीजेपी के पास अपना अकेले का वोट बैंक जो था वो था 51.7%, और जो उसकी सीटें थी वो थी 25, और एक इंडिपेंडेंट को बीजेपी ने सपोर्ट किया था। तो उसको मिले थे उसको जो वोट मिले थे वो मिलाकर के हुए थे 3.9%, और उसको एक सीट मिली थी। तो अगर दोनों के वोट जोड़ दिए जाएं तो ये लगभग 55% के ऊपर हो जाते हैं, और सीटें हो जाती हैं 26। कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो कांग्रेस को वहां पर मिला था 32.1% वोट और सीट मिली थी एक,
जेडीएस ने को वोट मिला था 9.7% और सीट मिली थी 1। केरल और आंध्र प्रदेश की बात करने का कोई मतलब नहीं, चूंकि हम बात बीजेपी की कर रहे हैं। बीजेपी का प्रदर्शन न केरल में बहुत अच्छा था और न आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा था, तो अभी उसकी बात करने का कोई मतलब नहीं। तो हम कर्नाटक से शुरू करते हैं कि इस बार क्या संभावना है कर्नाटक में बीजेपी के प्रदर्शन की। तो अगर लोकसभा चुनाव की बात करें और पिछले लोकसभा चुनाव से के वोट शेयर से हम एक तुलना करें, तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास था लगभग 52% वोट। जिस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बीजेपी ने सपोर्ट किया था वो सम्मिलित हो गया है बीजेपी में, तो उसके पास लगभग 4% वोट था। मतलब उसके पास, या यूं कह लो कि और जो एक आध किया होगा उसको मिला करके 4%। और जो जेडीएस को वोट मिला था पिछली बार वो था 9.7, यानी कि मोटा मोटा आप 10% मान सकते हैं। तो 52 और 10 62 और 4 66, इसमें आप लगभग 5% वोट कम कर दीजिए। कुछ बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी के चलते, कुछ पार्टियों की केमिस्ट्री के चलते, तो भी बीजेपी करीब करीब 60% वोटों की ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। अब अगर इसमें हम थोड़ा सा ये मान लें कि कांग्रेस पार्टी ने भी हाल में वहां विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, वहां पे सरकार बनाई है, तो इसमें मेरा तर्क ये है कि पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया था। सरकार जोड़ तोड़ से जैसे भी वो बनाने में कामयाब हुए थे, उन्होंने सरकार भी बनाई थी और बाद में वो सरकार उनके हाथ से चली गई, वो अपनी जगह है। तो विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन से आप लोकसभा का आकलन नहीं कर सकते। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर और 5% कम कर दिया जाए तो भी बीजेपी और जेडीएस का जो अलायंस है वो कर्नाटक में मिनिमम 55% वोट के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। और अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में बीजेपी को वोट मिला था पिछली बार 19.7%, यानी कि मोटा मोटा अगर लेके चले तो 20%। तो जो 20% वोट मिला था इस बार तेलंगाना में, आप नोट करके रख लीजिए कि बीजेपी करीब करीब 30% वोट हासिल करने वाली लोकसभा में। और अगर बीजेपी को 30% वोट मिलता है लोकसभा में, तो उसकी गिरी से गिरी हालत में सीटों की संख्या 7 या 8 होगी, क्योंकि वहां पे ट्रायंगुलर फाइट है। बीआरएस कमजोर हुई है, कांग्रेस थोड़ी मजबूत हुई है, लेकिन बीजेपी भी मजबूत हुई है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मोदी का जादू चलता है उसको देखते हुए आप ये मान के चलिए कि बीजेपी तेलंगाना में मिनिमम 6 और मैक्सिमम मेरे हिसाब से 8 और ऊपर जाएगी, इसमें थोड़ी मुझे नहीं उम्मीद नहीं लग रही है। तो 6 से 8 सीटों के बीच में बीजेपी निकाल सकती है तेलंगाना में। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में पिछले लगभग 1.5-2 साल में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। वो बड़ा चेंज यूं आया है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां के, अन्नामलाई, उन्होंने तमिलनाडु में जिस तरह से अपनी यात्राएं निकाली और जिस तरह से उन्होंने पब्लिक कनेक्ट किया है, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। तमिलनाडु में जो वोट 2019 में बीजेपी को 4% से नीचे मिला था, इस बार 20% से ऊपर मिलने की संभावना है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि वहां का जो मुख्य दल था, या मुख्य विपक्षी दल आप कह लीजिए, डीएमके के अगेंस्ट जो एआईएडीएमके था, वो एक तो टूट गया, दूसरे वो लड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो चूंकि एआईएडीएमके लड़ता नहीं दिखाई दे रहा है, आपस में टूट फूट है, मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो जो विपक्ष का स्पेस है वो स्पेस जो है वो एक्वायर कर लिया है बीजेपी ने। तो अभी तक जो वहां के लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी 20% से ऊपर वोट पाने वाली है। और अगर बीजेपी ने 7-8
मजबूत सीटों पर फोकस कर लिया तो आप मान के चलिए जैसे पिछले बार तेलंगाना में 4 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी 20% से कम वोट में, उसी तरीके से इस बार तमिलनाडु में बीजेपी 5 तक सीटें जीत सकती है। और मिनिमम की अगर बात करें तो अगर पूरे प्रदेश पर फोकस किए रही और मजबूत सीटों पर ध्यान ना दिया तो हो सकता है फिर जीरो भी आ जाए। बाकी के 2 राज्यों में जहां तक आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश में चूंकि बीजेपी का टीडीपी के साथ गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन में बीजेपी को कितनी सीटें लड़ने को मिलती हैं, एक तो इस पे डिपेंड करता है। और केरल की अगर बात करें तो केरल में बीजेपी अभी उस तरीके से मजबूत नहीं हुई, हालांकि उसका वोट शेयर बढ़ेगा। पिछली बार तो शायद वहां पे 3-4% था, इस बार हो सकता है कि 9-10% तक चला जाए, लेकिन कोई सीट मिल जाए इसकी संभावना थोड़ी कम है। तो केरल में बीजेपी जीरो। आंध्र प्रदेश में अगर उसे 4 या 5 सीटें लड़ने को मिलती हैं तो आप मान के चलिए कि 2 से 3 सीट बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि चंद्रबाबू नायडू कोई मजबूत सीट बीजेपी को देंगे। तो जो भी सीटें मिलेंगे वो कमजोर होंगी और मिनिमम तो आप वहां भी जीरो ही लेकर के चलिए। और कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में मुझको लगता है कि बीजेपी अकेले कम से कम 20 सीटें जीतने वाली है और अधिकतम की स्थिति में वह हो सकता है कि 23-24 सीटें जो भी लड़ रही है वो सारी की सारी सीटें वहां पर बीजेपी निकाल ले जाए। तो मेरा अनुमान 20 से 23 के बीच का है बीजेपी के लिए। और तमिलनाडु का या तेलंगाना का मैंने बता ही दिया आपको कि मिनिमम 6 मैक्सिमम 8, तमिलनाडु सोने से 5। तो अगर अब हम देखें कि पूरे दक्षिण भारत में जो लगभग 130 सीटें हैं जिसमें कि मैंने जो तमिलनाडु को मैंने 40 सीट लिखा है, जो पुडुचेरी है वो मैंने इसमें सम्मिलित कर लिया है, तो 130 सीटें। तो कुल 130 सीटों में से अगर तमिलनाडु में बीजेपी 5 तक सीटें जीत लेती है, उस स्थिति में 130 सीटों में से कम 26 सीटें पांचों राज्यों की मिला करके बीजेपी जीतने वाली है और अधिकतम सीटों की संख्या 43 तक पहुंच सकती है। अगर बीजेपी ने कर्नाटक में सारी सीटें जीती तो थोड़ी संभावना कम होती सारी सीटें जीतने की, तो आप 43 को में 2 और कम कर दीजिए तो आप इसको 41 मान लीजिए, उसमें भी एक कम कर देते हैं 40 मान के चलिए। तो कुल मिलाकर के मिनिमम 26 और मैक्सिमम जो मेरा अनुमान है वो है 40 का। जबकि कांग्रेस को जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कांग्रेस वाले वीडियो में, तो कांग्रेस को मिनिमम 13 और मैक्सिमम 30 मिलने की संभावना है। तो इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो पूरे दक्षिण भारत में मैं केवल 2 पार्टियों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी की। मैं किसी अलायंस पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं जेडीएस की बात कर रहा हूं, ना मैं जो पीएमके वगैरह के साथ तमिलनाडु में उनका टाई अप हुआ है बीजेपी का, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं टीडीपी की बात कर रहा हूँ, मैं केवल कांग्रेस और केवल बीजेपी की बात कर रहा हूँ। तो केवल कांग्रेस दक्षिण भारत की 130 सीटों में से अधिकतम 30 सीटें जीत सकती है और अगर मिनिमम की स्थिति बनती है तो वो 19, माफ कीजिएगा 13, और बीजेपी अधिकतम मेरे अनुमान के हिसाब से 40 या 41, तो 40 आप लेके चलिए, 41 छोड़िए, 40 और मिनिमम 26, इतनी सीटें तो बीजेपी जीतने ही वाली है दक्षिण भारत की 130 सीटों में से। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? बायस लगा हो तो बताइए, ठीक लगा हो तो कमेंट कीजिए। बाकी बहुत सारे लोग बात करते हैं कि आप बहुत स्लो बोलते हैं। हाँ, मैं स्लो बोलता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें चिल्लाने वाली कोई बात नहीं है। चिल्ला चिल्ला कर बोलने से ना किसी की सीटें बढ़ेंगी ना घटेंगी।
तो थोड़ा स्लो ही बोलता हूँ ऐसे मसलों में। कोई दूसरे वीडियो होंगे तो उसमें थोड़ा एनर्जी से भी बात की जाएगी। आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। चैनल को शेयर ना भी करें तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि अपनी उंगली को थोड़ी तकलीफ दे सकें तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।